हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अपना पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका जनरल साइंस या फिर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पार्ट है लैब अटेंडेंट या फिर लैब असिस्टेंट के लिए। तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्लास 9 में जो हमारा थर्ड चैप्टर है साइंस का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो 2 प्रीवियस चैप्टर थे उसके एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करी है, बल्कि जो समराइज करा है चैप्टर, तो वो भी आप जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जाकर, ठीक है। चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है, ठीक है। तो वहां से भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो पहले के 2 पार्ट हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसके फर्दर पार्ट्स होंगे आगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू के, तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सिंबल आप सभी को पता है N2 होता है, ओके। Ni किसका होता है? निकल का होता है, ठीक है। बाकी ये दोनों खाली आयंस हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, क्लियर है, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Na। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है, ओके। और सोडियम का Na ही सिंबल क्यों होता है? क्योंकि Na जो है वो नेट्रियम से लिया गया, नेट्रियम शब्द होता है। नेट्रियम किसका शब्द है? लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसको सोडियम हम इंग्लिश में बोलते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया कि सबसे ज्यादा वजन जो है इनमें से किसका होगा। अब आप देख सकते हो, पहले आप ये देखो कि मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा वजन है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेट किसका है? तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? C12H22O11 में। उसके बाद किसमें ज्यादा होगा? CaCO3 में, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि C12H22O11 जो है उसके आपके 0.2 मोल्स हैं, लेकिन जो CaCO3 उसके 2 मोल्स हैं। तो C वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो होगा C वाला, यानी कि 2 मोल्स ऑफ CaCO3 में सबसे ज्यादा क्या होगा? वेट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये जो ऑप्शन डी है इसमें ये CO4 नहीं है बल्कि CH4 है, क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन आगे भी दे रखा है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि H2O, O2, CO2 या फिर CH4 में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। तो अब आप एक चीज देखो कि CH4 को जब हम देखें, CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। तो CH4 इन सब में से क्या होगा? सबसे लाइटेस्ट होगा, यानी कि CH4 का जो मास है वो सबसे कम होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो CH4 का अगर सबसे मास कम होगा तो उसमें क्या होंगे? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सबसे कम मास वाला मतलब मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसकी उतनी ही सेम क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी कैलकुलेटिव है, इसे भी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, ठीक है। तो फिजिकल चेंज किसी में हम कैसे ला सकते हैं? व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अगर हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं या फिर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी, अगर मान लो आपके पास एक क्या बोलते हैं एक मास है, उस मास को आप कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है? उसको आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो तो उसकी शेप जो होगी वो डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म होगी इसका मतलब क्या है? वो उसमें कोई फिजिकल चेंज जो है वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करेगी, जैसे आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वापस रीगेन करेगी, यानी कि उसका मतलब है एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब ये है कि फिर से उसमें क्या है? फिजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज के केस में क्या होता है? एनर्जी दे भी सकते हैं और उससे सिस्टम से बाहर निकल भी सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2S2O3.5H2O इज, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा? जितने भी आपको एटम्स दे रखे हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। जैसे Na का मास कितना होता है आपका? 23 होता है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सल्फर का जितना मास होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन का जितना होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसी वाटर का जितना मास होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको सबको आपस में ऐड कर दोगे तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 248 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो इनमें से पूछा जाएगी वो सेम क्वेश्चन जो था अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज। तो मैं आपको बता दूं कैसे कैलकुलेट करते हैं
कैल्शियम की कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज आप क्या करोगे, पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास लोगे जो कि आपका क्या हो गया 40 हो गया। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का आप पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, यानी कि कैल्शियम का 40, फिर कार्बन का जितना भी होता है 12 होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन का जैसे 16 हो गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इन सबको ऐड करने के बाद जो है आप क्या करोगे, ऊपर कैल्शियम का मास रखोगे, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखोगे और डिवाइड करने के बाद जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपको 40% उसमें मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये तीसरी बार वैसा ही सेम क्वेश्चन आया, ठीक है। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ H2। अब आप ये देखो 1 ग्राम तो सब में दे रखा है, ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लो। आप ये देखो कि CO2, N2, H2, CH4 में से सबसे हल्का कौन सा है, तो H2 इसमें सबसे हल्का है। अगर H2 सबसे हल्का है तो वो 1 ग्राम में सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसको मैं एक और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मान लो कि आपके पास सेब हैं, ठीक है, तो 1 किलो में आपको पता है कितने, सपोज 5 सेब चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 5 सेब जो हैं वो 1 किलो में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा सा तरबूज ले लो तो वो 1 किलो में शायद एक ही आ पाए, ठीक है। तो जितना बड़ा किसी का साइज होगा या जितना किसी का मास होगा एक क्वांटिटी के अंदर, वो उतना कम आएगा। और जितनी छोटी, मतलब जितने छोटे साइज होंगे, जितनी छोटे छोटे मास होंगे, वो उतनी ही क्वांटिटी में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सेब का मास अगर मान लो 200 ग्राम है तो वो 1 किलो के अंदर 5 आ जाएंगे। लेकिन एक तरबूज का मास अगर 1 किलो है तो वो 1 किलो में सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि CO2, N2, H2, CH4 में से H2 का जो यहां पर मास है वो सबसे कम है, इसलिए वो 1 ग्राम में सबसे ज्यादा आएंगे। क्लियर हो गए, उसके एटम जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे या मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने अभी CH4 वाला पढ़ा था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल जो है इसमें कितना मास आएगा। क्लियर है। तो CO2 जो है, CO2 का पहले आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जो कि आपका 44 के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो 44 ग्राम होता है या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम होता है, तो उसका जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल ऑफ उतने के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल CO2 का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे 44 ग्राम, ठीक है। मैं बोलूं कि 1 मोल क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का मास कितने के बराबर होगा, तो कितने के बराबर होगा 32 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह रहा हूं, ठीक है, O2 की बात कर रहा हूं। तो O2 का मास आपको पता है कितना होता है, 32 ग्राम्स होता है। तो जितना उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें कितनी क्वांटिटी आती है, 1 मोल क्वांटिटी आती है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो यहां से आप ये लिख सकते हो उसको कि 1 मोल CO2 में कितना मास होगा, कितना मास होगा 44 ग्राम। क्लियर हो गई इतनी बात। 1 मोल कितने के बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर मॉलिक्यूल कितने कर दिए, उसके आधे कर दिए, यानी कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो जो CO2 का जो 44 ग्राम मास था उसको भी आपको आधा करना पड़ेगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। तो आपसे ये पूछा गया कि सल्फर का जो एटम है वो कार्बन से कितना भारी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8/3 टाइम्स, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनके मासेस को आप जब डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे वर्बली बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो वही है मोल कॉन्सेप्ट ही लगना है कि मतलब 44 ग्राम CO2 में जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 12 यूनिट। तो 12 यूनिट इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि 12 यूनिट का मतलब क्या होता है, 12 यूनिफाइड मास का मतलब होता है कि 1/12 ऑफ C12 एटम मास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CO3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल हैविंग एन एटॉमिसिटी ऑफ 4s, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एटम मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी क्या बोलते हैं जो गैसेस स्टेट होती है जो, या फिर उसकी जो है बेसिक स्टेट होती है, वो उसमें कितने एटम्स लेकर रहता है,
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन को आप हमेशा O2 स्टेट में देखते हो, N2 जो नाइट्रोजन होता है उसको N2 में देखते हो, ठीक है, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसी तरीके से पूछा गया कि इनमें से एटॉमिसिटी 4 किसकी है। तो सल्फेट जो होता है, सल्फेट आपने देखा होगा H6 फॉर्म में भी होता है, S8 फॉर्म में भी होता है, ठीक है। ओजोन की क्या होता है, O3 होता है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फॉस्फोरस जो होता है वो P4 की फॉर्म में मिलता है, तो फॉस्फोरस की जो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड, तो फिक्स चार्ज जिसपे होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। उसके बाद है द फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबको ऐड करेंगे। देखो कैसे करते हैं, कैल्शियम 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करा कैल्शियम का मास, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा किसका, फॉस्फोरस का मास, और 8 से मल्टीप्लाई करा किसका, ऑक्सीजन का। क्यों 8 से क्यों करा, क्योंकि ऑक्सीजन के टोटल 8 एटम्स है, ठीक है, क्योंकि O4 लिखा उसको बाहर से 2 से भी मल्टीप्लाई करा, जब इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना जाएगा, 310, ठीक है। फिर आपसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, और अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 का होल टाइप SO4, क्लियर है। फिर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम किससे करते हैं, सिंबल से करते हैं, और मॉलिक्यूल्स को केमिकल फॉर्मूला से। फिर द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है, तो वैलेंसी कहते हैं उसको। फिर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसके हम क्या बोलते हैं, आयन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड इट्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उसे क्या बोलते हैं, 1 मोल, सॉरी एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में जो है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जो कि अभी हमने फॉस्फोरस वाला एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है। फिर इसमें से पूछा गया कि एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल एटम्स इसमें कितने, 7 है, ओके। ये मैच द फॉलोइंग एटम्स है, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ये कर सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का इनसे कौन सा फॉर्मूला है, Na2CO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। सोडियम सल्फेट कौन सा होता है, Na2SO4, और सोडियम फॉस्फेट क्या होता है, Na3PO4, ठीक है। फिर सिल्वर का आपको पता है क्या होता है, Ag होता है सिंबल, ठीक है, अर्जेंटम बोलते हैं उसको लेटिन में। और गोल्ड का क्या होता है सिंबल, ऑरम होता है, Au बोलते हैं उसको, ठीक है। पोटेशियम का K हो गया, और क्या बोलते हैं, सोडियम का Na हो गया, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट्स क्या होता है, एटम, ओके। विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ओके। फिर व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। फिर ये पूछा गया कि 1A3 और 2B3 ये क्या है, ठीक है। तो आप इनमें से देख सकते हो एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आइसोबार हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा गया तो SCO3 हो जाएगा, ओके, SCO3 1 नेगेटिव। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का पूछा गया तो Al2SO4 हो जाएगा, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ CaCl2, ठीक है, CaCl2 का यूनिट मास निकालना है, तो 111 यूनिट हो जाएगा, ओके। फिर व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स वाटर पूछा है, तो 5 मोल वाटर में आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वाटर का मास होता है 18 होता है, तो 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। बाकी ये क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है, ये आपकी इतने काम की नहीं है, तो यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। चैप्टर को भी पढ़ते रहिए NCERT से, ठीक है, 9th और 10th की NCERT पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, और उनके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज को लाइक जरूर करना, अपने दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।